हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में। बेसिकली यह वीडियो जो है ओरिएंटेड है AKTU के बीटेक 4th ईयर के सब्जेक्ट डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से। और ये जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो है KC 075। अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट्स में तो टोटल यूनिट 5 है। हम एक 1 बाई 1 यूनिट करके हम डिस्कस करेंगे। आज का जो डिस्कशन रहेगा वो यूनिट 1 से रिलेटेड रहेगा। तो यूनिट 1 के अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस की बात कर लें तो इसमें जो सिलेबस है वो टॉपिक्स जो है वो इंट्रोडक्शन है, एडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर है एंड इसका डिसएडवांटेज है, एंड स्ट्रक्चरल स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील के लिए क्या होता है, रोल्ड स्टील सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, उसके कन्वेंशनल मेंबर एक्सिस कौन कौन से हैं और साथ ही साथ उसके लोड्स कौन कौन से कंसीडर किए जाते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि लेटेस्ट एग्जांपल डेड लोड, लाइव लोड एंड एनवायरमेंटल लोड, सिस्मिक लोड्स, स्नो लोड्स एंड रेन लोड्स, इरेक्शन लोड्स, बेसिक्स फॉर डिज़ाइन एंड डिज़ाइन फिलॉसफीज, एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ लोकल बकलिंग ऑफ प्लेट एलिमेंट्स की। ये जस्ट डिज़ाइन कंसिडरेशन ये पार्ट्स है। इसमें जो 2-3 टॉपिक है, अगर आपने क्वांटम लिया होगा तो वहाँ पे भी देखा होगा, प्रीवियस पेपर में भी देखा होगा कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती है स्टील की, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछी जाती है। तो हम आज का जो वीडियो है वो बेसिकली जो है डिज़ाइन कंसिडरेशन को लेके ही हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन टू लिमिट स्टेट डिज़ाइन में, जिसमें हम लिमिट स्टेट डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन, उसकी लिमिट स्ट्रेंथ क्या होती है, लिमिट ऑफ सर्विसबिलिटी क्या होती है, एक्शंस क्या होते हैं और डिज़ाइन क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस फॉर डिज़ाइन क्या क्या है, हम उसको जो है आपको डिस्कस करेंगे। तो ये आपका यूनिट 1 का सिलेबस है। अब यूनिट 1 पढ़ने से पहले जो आपको पता होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए, मैं इस तरीके से कह लूँ, क्योंकि आपको कोड अलाउ है एग्ज़ाम में। जैसे आपने RCC में कोड यूज़ किया होगा वैसे ही डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में भी कोड अलाउ है। तो अगर आप कोड और स्टील टेबल लेके बैठेंगे तो मैं आपको थ्योरी का पार्ट जो कि आपको कोड से आता है वो मैं आपको बताता चलूँगा, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगी। आप परेशान ना होइए, अगर आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा तो एक हफ्ते में ही मैं सारे सिलेबस का वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, और कोई क्वेरी रहेगी तो आपको जो है वो भी मैं वीडियो बना के आपको बताता रहूँगा। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी क्वांटम है 1 बाई यूनिट मैं पूरा सॉल्व करूँगा और उसको बताऊँगा भाई कोड से कहाँ से है और उसके फार्मूले कहाँ हैं, थ्योरी कहाँ है। अगर हम बात कर लें कि डिज़ाइन ऑफ स्टील पढ़ने से पहले आपके पास 3 चीज़ें होना आवश्यक है। पहला जो चीज़ है वो है आपका IS 800 2007 का जो है आपके पास स्टील स्ट्रक्चर का कोड होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि ये कोड आपको कहाँ मिलेगा तो आप जस्ट गूगल पे आप IS 800 2007 डालेंगे जैसे ही, तो आपको जो पहला PDF ओपन होकर आएगा उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और अपने कॉलेज से जो है उसको स्टैंप लगवा लीजिए उस पर, तभी एग्ज़ाम में अलाउ होगा। जो सेकंड कोड है, बेसिकली ये जो कोड है ये आपका LSM पे, लिमिट स्टेट मेथड पे जो है बेस्ड है। और जो सेकंड आपका कोड है, जो सेकंड कोड है वो आपका है IS 800 1984। क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम थोड़ा सा रिवेट वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो वो वाला जो पार्ट्स हैं आपको वो जो है इंडियन स्टैंडर्ड 800 1984 से मिलेगा। और जो थर्ड आपका रिक्वायरमेंट है वो है आपका स्टील टेबल। इसके बिना आपको स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ना जो है कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि जो है बिना स्टील टेबल के आप स्टील प्रॉपर्टीज़ नहीं पता कर पाएंगे और बिना प्रॉपर्टीज़ के जो है आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं तो आपका स्टील टेबल कुछ इस तरीके से आपका मार्केट में आता है, लगभग 60 से 65 रुपये का मिल जाएगा। कहीं पे भी आप स्टील टेबल मार्केट में ले लेंगे और ये बुक अलाउड है और आप बाकायदा जिस तरीके से ये स्टैम्प है इस तरीके से आप स्टैम्प आपके कोड में, स्टील टेबल के कोड में आपका लगा होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो
ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड 800-2007 कोड है जो आपके पास होना चाहिए, और ये कोड भी आपको एग्ज़ाम में अलाउड है, तो आप इसको ले जा सकते हैं। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ से हम फार्मूले पढ़ेंगे, कुछ ये इस तरीके से मैं 1 बाय 1 आपको जो है डिस्कस करता चलूँगा। तो बिना समय गंवाए हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का पार्ट 1 है, यूनिट 1 का पार्ट 1, जिसमें हम जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर और डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जो आपका पहला है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन हम स्ट्रक्चरल स्टील के इंट्रोडक्शन की बात करें तो स्टील स्ट्रक्चर के प्रोबेबली मोस्ट वर्सटाइल कॉमनली यूज्ड स्टील स्ट्रक्चर मटेरियल है, जो कि आपको जो इसकी ग्रेट वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर विच इट इज़ यूज्ड बट आल्सो इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स पॉसिबल इन अ सिंगल बिल्डिंग स्ट्रक्चर और अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये जो है स्टील स्ट्रक्चर बेसिकली जो है आपका एक नॉर्मल जो बिल्डिंग्स बनती हैं उसके साथ ही साथ आपकी मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ तक कि जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, जैसे आप बुर्ज खलीफा ले लीजिए, वर्ल्ड्स की जो सबसे हाई राइज बिल्डिंग है, वो भी जो है आपके स्टील स्ट्रक्चर्स ही है। उसके ऊपर जो है ग्लास की फ्रेमिंग की गई है। तो स्टील स्ट्रक्चर्स बेसिकली जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जा सकता है। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। सेकंड हम बात कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो जो पूछा जाता है वो है आपका बेसिकली आपका प्रॉपर्टीज़। कई बार AKTU में पूछा गया है 5 नंबर में क्वेश्चन। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें, स्टील स्ट्रक्चर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आप नोट डाउन करते चलें। तो जो स्टील स्ट्रक्चर की आपकी प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हम करें तो जो स्टील स्ट्रक्चर का मास होता है वो 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या फिर 7.85 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी यंग अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो 2.04 × 10⁵ MPa होती है। कहीं कहीं पे आप इसे जो है 2.5 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर भी पाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम मॉड्यूलस ऑफ रिगिडिटी की बात करें तो ये 0.785 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ MPa होता है। पॉइजन रेशियो की बात करें तो इसके जो इलास्टिक रेंज है जो 0.3 कंसीडर किया जाता है। और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड और 6.7 × 10⁻⁻6 पर डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर अगर आपका जो है बढ़ रहा है तो उसमें जो स्टील का एक्सपेंशन होने की जो कैपेबिलिटी है वो 12 × 10⁻⁻6 है। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो इतना ही था। तो इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम जो जनरल कंसिडरेशन के नेक्स्ट टॉपिक को जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे, एडवांटेज ऑफ स्टील एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल और उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो अगर हम डिस्कस करें कि एडवांटेजेस क्या हैं, तो जो एडवांटेजेस हैं स्टील स्ट्रक्चर्स के, पहला तो इसका हाई स्ट्रेंथ है। अगर हम बात करें कि स्मॉल जो कंपैरिजन RCC मेंबर है, इसका जो पर यूनिट आपका वेट है वो जो है आपका वो हाई है रेदर देन एन अदर स्ट्रक्चरल मटेरियल। ओके, इस वजह से जो है लॉन्ग स्पान के लिए, ब्रिजेस के लिए आपके और एयरप्लेन के हैंगर्स जहाँ पे प्लेन्स खड़े किए जाते हैं वहाँ के जो हैंगर्स बनाए जाते हैं, उसकी वजह से ये हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल मटेरियल है जिसके लिए स्टील स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है। सेकंड है इजी ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका जो दूसरा एडवांटेजेस है वो है इजी ट्रांसपोर्टेशन। अगर RCC मेंबर की बात करें तो उसको ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा, या प्रीकास्ट कंक्रीटिंग की बात करें तो उसको भी ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा बहुत हार्ड है, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स बहुत हैवी होते हैं। बट इन कंपैरिजन अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल स्टील की, तो उसके जो साइज़ हैं, उसका सेल्फ वेट है वो उसकी अपेक्षा जो है कम होता है, बट इसकी स्ट्रेंथ हाई होती है, इस वजह से इसको जो है ट्रांसपोर्ट करना आसान है। थर्ड है इसका इजी फैब्रिकेशन एंड रिप्लेसमेंट, मीन्स इसको जो है अगर आप कहीं पे लगा देते हैं तो इसको ईज़िली आप रिप्लेस कर सकते हैं अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, या फिर आपको लगता है कि ये सूटेबल नहीं है या उसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो आप उसे जो है ईजी जो है आप उसको
निकाल सकते हैं, मीन्स रिप्लेस करके दूसरा स्टील स्ट्रक्चर वहाँ पे जोड़ सकते हैं। जबकि आरसीसी स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे दूसरे मेंबर्स को आप ऐड नहीं कर सकते, बल्कि जो है आपको पूरे के पूरे सेक्शन को ही चेंज करना पड़ता है। ईजी फैब्रिकेशन है, मीन्स इसको जोड़ना या फिर इसको लगाना जो है आपका बहुत आसान रहता है। नेक्स्ट है आपका इलास्टिसिटी। ओके, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो इलास्टिसिटी। जो स्टील स्ट्रक्चर्स की इलास्टिसिटी होती है वो काफ़ी बेहतर होती है रीइंफोर्स कंक्रीट की अपेक्षा। आप डिफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, मैं बस आपको जो है उसका हिंदी रूपांतरण बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट, डक्टिलिटी। बिकॉज ऑफ इट्स डक्टिलिटी एबिलिटी टू डक्टिलिटी बेसिकली क्या है, एबिलिटी टू अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर, मीन्स बिना टूटे हुए जो है वो लार्ज डिफॉर्मेशन को भी वियर कर सकता है। ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है जो कि स्टील स्ट्रक्चर्स में बेसिकली ज़्यादा होती है। यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो यूनिफॉर्मिटी मीन्स आपका एक तरीके से मान सकते हैं कि आप होमोजीनियस कह सकते हैं कि ग्रेटर कंट्रोल होता है मैन्युफैक्चर, स्टील को मैन्युफैक्चर करते वक्त उस पर कंट्रोल बेहतर होता है रेदर दैन अगर हम आरसीसी की बात करें या फिर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की बात करें या फिर और भी स्ट्रक्चर्स की बात करें। तो वहाँ पे इतने बहुत सारे अवयव होते हैं जिनको आप एक को आप कंट्रोल करते हो तो दूसरा कहीं कभी कभी बिगड़ जाता है या फिर दूसरे को बिगड़ जाता है तो तीसरा। तो इस तरीके से उसमें यूनिफॉर्मिटी, वो जो यूनिफॉर्मेशन चाहिए आपकी, वो स्टील स्ट्रक्चर्स में आपको यूनिफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। इस वजह से जो है स्टील स्ट्रक्चर्स बेहतर माने जाते हैं। स्ट्रेंथनिंग की बात करें, अगर कोई स्ट्रक्चर पहले से ही बना हुआ है तो एडिशनल प्लेट्स और सेक्शंस को हम स्टील स्ट्रक्चर को जोड़ के उसकी स्ट्रेंथ को और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गैस एंड वाटर टाइटनेस। गैस को या फिर वाटर टाइटनेस की बात करें तो मीन्स स्टील स्ट्रक्चर जो होते हैं किसी भी गैसेस को और वाटर को जो है बहुत अच्छे से जो होता है लीक प्रूफ होता है बेसिकली। इस तरीके से बात करें तो इस वजह से जो है आप देखते हैं गैस सिलेंडर्स वगैरह भी जो भी प्रयोग किए जाते हैं या फिर वाटर ओवरहेड टैंक्स जो पहले बनाए जाते थे वो स्टील स्ट्रक्चर्स के ही बनाए जाते थे। नेक्स्ट नाइन्थ नंबर एडवांटेज जो स्टील स्ट्रक्चर्स का है वो बेसिकली है जो है आपका इजी इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस है। तो स्टील स्ट्रक्चर का जो इंस्पेक्शन है मीन्स आप इसकी जो जांच करना है या फिर इसका रख रखाव जो का मेंटेनेंस है वो बहुत आसान है जो कि आप इजीली कर सकते हैं। 10th जो एडवांटेज है वो है स्टील स्ट्रक्चर का लॉन्गर लाइफ। इसकी जो लाइफ है वो बहुत लॉन्ग होती है। स्क्रैप वैल्यू, अगर ये स्क्रैप वैल्यू को हिंदी में बात करें हम तो इसे कबाड़ मूल्य भी कहते हैं। तो अगर ये आपका कोई भी स्टील स्ट्रक्चर है अगर वो टूटता है या फिर आप उसको रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं या फिर उसको डिमोलिश्ड करते हैं उस स्ट्रक्चर को, तो उसको भी आप क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर एक प्रकार का आयरन है, लोहा है, तो आप उसे भी जो है बेच कर या फिर आप उसको फिर से रीमैन्युफैक्चर करके आप फिर से जो है कुछ कॉस्ट आपको प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका 11th एडवांटेज है। अब बात कर लेते हैं हम डिसएडवांटेजेस की। तो पहला जो डिसएडवांटेजेस है स्टील स्ट्रक्चर्स का वो है आपका हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टील स्ट्रक्चर्स का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा आता है, इस वजह से जो है आपका आरसीसी की अपेक्षा ये इसका पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपका। सेकंड जो डिसएडवांटेज है आपका वो हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है। आपको जो क्योंकि एक्सपोजर टू वाटर एंड एयर डिवास्टिंग इफेक्ट बिकॉज ऑफ कोरोजन, मीन्स ये इसका कहने का मतलब ये है कि आपका हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है क्योंकि ये गैस और वाटर की कांटेक्ट में आने पे चूँकि इसमें कोरोजन बहुत जल्दी लगने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से अगर आप इसको मेंटेनेंस की बात करें, प्रोटेक्टिव लेयर ऊपर लगाए आप या पेंट करते हैं जिससे कि ये ऑक्सीडाइज ना हो और इस पर जंग ना लगे, तो इस वजह से ये थोड़ा सा आपका जो है मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। पुअर फायर प्रूफिंग है एज पर मतलब 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बहुत ज़्यादा तापमान हो तो आपको पता ही है कि जो है लोहे जो है पिघलने लगते हैं, जिससे जो है स्टील स्ट्रक्चर्स में अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं या फिर आपकी बात करें हम हॉस्पिटल्स बना रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि वो फायर प्रूफ ना हो, क्योंकि आग लगने पे ऐसी जगहों पे लोगों को बचाना जो है पहली प्राथमिकता होती है, जो कि अगर स्टील स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पे हम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है बकलिंग। बकलिंग की अगर हम बात करें तो कोई भी सेक्शन आपका जो बकल कर जाता है, कोई फेल हो जाता है या फिर मुड़ जाता है तो उसे हम जो है आपको बकलिंग कहते हैं।
तो ये भी आपका डिसएडवांटेज है स्टील स्ट्रक्चर्स का। नेक्स्ट है फटीग। अगर रिवर्सल लोड बार बार आपका बदलता हुआ भार लग रहा है या फिर बहुत लंबे समय तक कोई टेंशन या कंप्रेशन आता है तो इसमें फटीग होने के चांसेस रहते हैं। ये इसका 5th डिसएडवांटेज है। तो ये आपका जो टॉपिक था, सेकंड टॉपिक था यूनिट 1 का, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, एडवांटेजेस देख लिए, और एंड साथ ही साथ हमने डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं। अब बात करते हैं कि हमारे जो है स्ट्रक्चर स्टील कौन होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल स्टील की प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को तो पहले ही आपसे डिस्कस कर दिया था। ओके, स्ट्रक्चरल स्टील के प्रॉपर्टीज़ को हम पहले डिस्कस कर चुके थे। अगर हम कोड की बात करें तो स्ट्रक्चरल स्टील के कोड जो है आप इंडियन स्टैंडर्ड 800-2000 जो आपको एग्ज़ाम में अलाउड है, तो अगर हम पेज नंबर 12 पे देख लें तो आपको पेज नंबर 12 पे आपको सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है आपको स्टील स्ट्रक्चर्स के मिल जाते हैं, जो कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड 800-2007 के कोड पेज नंबर 12 पे जो है आपको यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील दिया हुआ है। तो ये आपकी जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो ABCDE करके जो है आपको दिया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो है आपके बेसिकली कोर्स में दिए गए हैं, लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कभी पूछा नहीं है, आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूछता है और साथ ही साथ आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो मैं आपको एक छोटे से नोट्स के ज़रिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चरल स्टील के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को दिखाना चाहता हूँ, कि जो कि 2 बार आपसे AKT में पूछा गया है। हम इसको लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे कि कैसे पूछा गया है, क्या है क्या नहीं है। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं इस नोट्स में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ग्रेड, जो स्टील का ग्रेड है वो A-B-C 3 कैटेगरियों में डिफ़ाइन किया गया है। और स्टील के मेंबर्स की बात करें तो इसको जो डिफ़ाइन किया जाता है Fe410 WA, Fe410 WB एंड Fe410 WC, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। और इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो केमिकल कंटेंट है, कंपोजिशन परसेंटेज मैक्सिमम जो अलाउेबल है। कार्बन की बात करें हम तो 0.23, 0.22, 0.20 Fe410 WA, WB एंड WC के लिए। मैग्नीशियम की बात करें तो 1.5 है, और सल्फ़र की बात करें तो 0.05, 0.045, 0.040। एंड सिलिकॉन की बात करें तो आपका इसमें कोई मात्रा नहीं रहेगी। Fe410 में 0.4 रहेगा आपका WB में, एंड 0.4 ही रहेगा आपका WC में। फास्फोरस की बात करें तो 0.050 एंड 0.045 एंड 0.040, ये 3 जो है आपके फास्फोरस के कंटेंट जो है आप उसमें पाए जाएंगे। तो ये फिजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको जो है IS 800-2007 के पेज नंबर 12 पे मिलेगी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपको वहाँ मिलेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं मिलेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। लेटर ऑन आप लोग अगर डिस्कस करेंगे तो मैं इसको नोट्स दे दूँगा, तो नोट्स में भी ये चीज़ आपको मेंशन रहेगी। ओके, तो इस प्रकार से हमने 3 टॉपिक्स को, यूनिट 1 के तीनों टॉपिक 4 टॉपिक को कवर कर लिया है। इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और स्टील स्ट्रक्चर्स क्या होता है उसको। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है माइल्ड स्टील के लिए, और रोल्ड स्टील सेक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पूछा भी है और ये भी पूछा है कि कार्बन कंटेंट बढ़ाने या घटाने पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे। तो अब चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब डिस्कस करते हैं हम जो नेक्स्ट टॉपिक था आपका माइल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील के लिए हम बात करें तो आपका ये आपका स्ट्रेस है, और ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल है ये आपको स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एप्सिलॉन या फिर स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और FY जो है या सिग्मा जो है हम आपको इसमें स्ट्रेस को डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा जो ये स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको नाम दे दूं तो 0 से A मैं कह सकता हूं कि 0 से जो A पॉइंट है हमारा, ये जो है हमारा आपका O, अगर मैं बात कर लूँ तो OA
और बी, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो बी को बात करूँ तो ये जो है आपका स्ट्रेट लाइन कर्व है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है हुक्स लॉ को, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को, कि मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ा वैसे इस प्रकार स्ट्रेन भी कर रहा है। अब अगर मैं पॉइंट ए की बात करूँ तो इसे लिमिट स्टेट्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं। पॉइंट बी की अगर मैं बात करूँगा तो ये जो है आपको मैक्सिमम स्ट्रेस जो है आपको अप टू विच स्पेसमैन रिगेन इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ। मीन्स पॉइंट बी तक अगर आप जो है कोई भी लोड लगाते हैं तो ये जो स्ट्रेन जो भी हुआ है, अगर आप उस लोड को रिमूव कर देते हैं तो स्टील स्ट्रक्चर्स फिर से अपने जो है ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में जो है फिर से आ जाता है। अगर मैं बात करूँ कर्व सी की, आप जो ये यील्डिंग पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे हैं, मान लीजिए इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल सी से, तो सी एंड यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ सी डैश से। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये प्लास्टिक यील्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, प्लास्टिक यील्ड को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो हमारा सी डैश है ये हमारा अपर यील्ड पॉइंट है। एंड कर्व डी की बात करूँ मैं अगर यहाँ पे, तो डी से लेके ई तक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डी से ई तक जो हमारा रिप्रेजेंट है ये स्ट्रेन हार्डनिंग को रिप्रेजेंट करता है। और कैपिटल ई की अगर हम बात करें, जो कि आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, कैपिटल ई की जो हम बात करें, जो ये पॉइंट हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेस which can be in any mild steel stress strain curve. Okay, at that point the maximum ultimate load which can be resist, or you can say that wear by any mild of steel. Okay, now let us example if E से F तक की अगर हम बात करें, E से F तक की बात करें, माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें, तो ये जो है हमारा स्पेसिमन ब्रेक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद जो हमारा कोई भी स्टील स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो जाता है, वो लोड लेने की कैरिंग कैपेसिटी उसकी नहीं रहती है। अगर हम बात करें इस स्ट्रेन कर्व को, तो ये जो है आपका AKTU में 10 मार्क्स का पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो इस वजह से जो है आपको ये एग्ज़ाम पॉइंट से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस कर लिया है, माइल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और माइल्ड स्टील के लिए। अब हम बात करेंगे रोल्ड स्टील सेक्शंस की, जो भी स्टील स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन में या डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में इस सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं, उसमें कितने प्रकार के रोल्ड स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनका क्या यूजेस है, बेसिकली हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी आपके AKTU में 2014-15 में 5 नंबर का पूछा गया और 17-18 में भी जो है आपके 5 नंबर्स में पूछे गए हैं। तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नोन एज रोल्ड स्टील सेक्शंस। हेलो एवरीवन, तो हम डिस्कस करते हैं रोल्ड स्टील सेक्शंस के बारे में। तो रोल्ड स्टील सेक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन में। तो बेसिकली रोल्ड स्टील सेक्शंस जो होते हैं वो स्टील स्ट्रक्चर में स्टील की जो प्लेट्स होती हैं या फिर स्टील की जो चादरें होती हैं, आप कह सकते हैं इस प्रकार से, उनको जो है आप रोल किया जाता है विभिन्न प्रकार के शेप एंड साइजेज़ में, और उनको जो है उनके शेप, साइज और उसके क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वेरियस टाइप्स इसको क्लासीफाई किया गया है, जो कि आप स्टील स्ट्रक्चर्स में सेक्शंस में कोई भी स्टील स्ट्रक्चर मेंबर बनता है तो इन्हीं मेंबर्स का यूज़ करके जो है कोई भी स्टील स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जाता है, किसी स्टील स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है। अगर हम बात करें फर्स्ट का, तो पहला जो है रोल्ड स्टील बीम सेक्शन है, जो आई सेक्शन होता है, आप ने देखा होगा जो आपके गांव के घरों में जो गार्डर पटिए के घर होते हैं वहाँ पे जो गर्डर यूज होता है, या फिर रेलवे स्टेशन पे आप गए होंगे तो आप जहाँ पे बैठते हैं उसके ऊपर भी आप देखेंगे जो वर्टिकल पोर्शन में कॉलम खड़े रहते हैं वो सब स्टील रोल्ड स्टील बीम सेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है जो आपकी रेल की पटरियाँ होती हैं वो भी स्टील सेक्शंस ही हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड जो रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन है वो है रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। थर्ड जो है रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन है, जो आपके घरों की जो साह होती है या फिर जो गांव या फिर लोहे के जो भी आप फ्रेम बनवाते हैं खिड़कियों के, दरवाज़ों के, वो सभी एंगल सेक्शंस ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका रोल्ड स्टील टी सेक्शंस। फिर नेक्स्ट है आपका रोल्ड स्टील बार्स, ये छड़ें होती हैं जिनके ज़रिए आप देखते होंगे कि आपके घरों के जो खिड़कियों की के जो फ्रेमिंग की जाती है वो आप बेसिकली
जो है स्टील बार्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका स्टील प्लेट्स हैं, आपकी विभिन्न प्रकार की रोल्ड स्टील प्लेट्स हैं जो पानी की टंकियाँ होती हैं, या फिर आपने देखा होगा कि जो नगर निगम की गाड़ी की पानी की टंकियाँ होती हैं, या फिर जो तेल के टैंकर्स होते हैं वो सब स्टील प्लेट्स को ही होते हैं, जिनको रोल्ड करके जो है उनको बनाया जाता है। वो भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर ही है जो कि गैस प्रेशर और वाटर प्रेशर को रेजिस्ट करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है रोल्ड स्टील शीट्स एंड स्ट्रिप्स। बेसिकली ये शीट्स होती हैं, पतली चादरें होती हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है माइल्ड स्टील फ्लैट्स, मृदु इस्पात की जो फ्लैट पत्तियां होती हैं, एक प्रकार से आप जो है उनको डिस्कशन कह सकते हैं कि माइल्ड स्टील प्लेट्स में रखा गया है। तो टोटल जो है आपको 8 टाइप के आपके स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस को क्लासिफाई किया गया है। अगर हम बात करें कोड की तो इसे इंडियन स्टैंडर्ड ISI हैंडबुक फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स वॉल्यूम 1 में जो स्टील स्ट्रक्चर का, इन सभी स्टील स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब हम एक एक क्लासिफिकेशन के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से जो है स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो सबसे पहला स्टील स्ट्रक्चर है हमारा उसको हम बोलते हैं रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। तो इसमें भी जो है कई प्रकार के सेक्शंस आते हैं अकॉर्डिंग टू लोड कैरिंग कैपेसिटी, या फिर पर यूनिट वेट, जो उनका जो है वेट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो रोल्ड स्टील सेक्शन का जो पहला के अंतर्गत जो फर्स्ट सेक्शन आता है उसे बोलते हैं हम ISJB, इसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा आता है उसे हम बोलते हैं सेकंड जो रोल्ड स्टील बीम सेक्शंस में आता है उसे बोलते हैं ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम्स। थर्ड जो है आपका इसे बोलते हैं ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम्स। नेक्स्ट है आपका ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम्स। एंड लास्ट जो रोल्ड स्टील बीम सेक्शन का है वो है H बीम्स और कॉलम Z बीम्स। इसे ISHB भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम्स भी बोलते हैं। ये सबसे हैवी सेक्शन होता है, आपको हमेशा याद रखिए, कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ISHB इन सभी सेक्शंस में बीम में वह कौन सा सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा लोड को कैरिंग करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो ISHB होता है। जूनियर इंजीनियर JEE SSC में भी ये कई बार पूछा गया है। अगर हम बात करें कि इंडियन स्टैंडर्ड बीम सेक्शन किस प्रकार के होते हैं तो ये इस प्रकार से कुछ हाई शेप में होते हैं। अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ा होगा, सोम पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी आपने आई सेक्शन पढ़ा होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकाला होगा। तो सेम इट इज़ ये रहता है। आप जानते हैं कि इसके जो अपर पार्ट होता है इसको फ्लेंज बोलते हैं, फिर जो लोअर पार्ट होता है इसे जो है आप फ्लेंज ही होता है, और ये जो बीच का पार्ट होता है ये आपका जो है इसको बोलते हैं वेब। ठीक है, और हमेशा आप याद रखिए कि अगर H जो है आपका जो डिनोट करता है वो इसकी डेप्थ को डिनोट करता है ये, और ये हो गया आपका थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ये हो गया आपका थिकनेस ऑफ वेब, ये हो गया आपका थिकनेस ऑफ फ्लेंज। ठीक है, और इसका जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट जो आपका रोल्ड स्टील बीम सेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट जो आता है वो उसे हम बोलते हैं रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। ये कुछ इस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। इसके अंतर्गत टोटल 4 सेक्शंस आते हैं। जो पहला है वो ISJC है, इसको इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट ISLC है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल। थर्ड है ISMC, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल। एंड फोर्थ इज नोन एज ISSSC, दैट इज़ नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल। ये स्पेशल कैटेगरी के लिए बनाया गया है। ओके, अगर हम इन सभी चैनल्स को क्लासिफाई करने की बात है या रिप्रेजेंट की बात करें, अगर कहीं पे रिप्रेजेंट किया गया है कि ISWB 600 है तो इसका मतलब उसका जो पर यूनिट वेट है वो आपका 133.7 किलोग्राम है पर मीटर में। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम ISLC की बात करें, चैनल सेक्शन की बात करें, अगर कहीं पे लिखा है ISLC 400 तो इट मीन्स कि उसका जो वेट है, कैरिंग कैपेसिटी है वो 45.7 किलोग्राम प्रति मीटर में है। और जो ये 400 है, या फिर यहाँ पे अगर ऊपर की बात करें बीम सेक्शन में, यहाँ पे जो 600 है ये रिप्रेजेंट करता है उसकी डेप्थ को। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा थर्ड चैनल रोल्ड स्टील सेक्शन होता है, दैट इज़ नोन एज रोल्ड स्टील एंगल सेक्शंस। रोल्ड स्टील एंगल सेक्शंस में 3 प्रकार के सेक्शन आते हैं।
इक्वल एंगल सेक्शन डिजाइनेटेड एट ISA इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल सेक्शन में क्या होता है, जो उसकी फ्लेंज होती है और जो उसका वेब होता है, इस प्रकार से कह सकते हैं, या फिर हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं एंगल सेक्शन। अभी जब हम डिज़ाइन करेंगे आगे चल के तो अच्छा समझा देंगे। तो इसका ये बेसिकली ये कहने का मतलब जो L1 की वैल्यू है वही L2 की वैल्यू है। ये दोनों जब एंगल सेक्शन के दो एंगलों को जोड़ के, ये एक एंगल नंबर 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, तो ये दोनों एंगल की जो लेंथ होती है या फिर उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगभग आपकी, जब एंगल सेक्शन जो है वो सेम रहता है तो उसे हम इक्वल एंगल बोलते हैं। जब L1 की वैल्यू मान लीजिए कि 10 है और L2 की वैल्यू 12 है तो हम इसे अनइक्वल बोलेंगे। जब L1 और L2 दोनों की वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है उसे हम जो है अनइक्वल स्टील एंगल बोलेंगे। थर्ड है बल्ब एंगल सेक्शन है, जिसे ISBA से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल सेक्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट जो चैनल सेक्शन है, जो नेक्स्ट आपका सेक्शन है रोल्ड स्टील टी सेक्शन की बात करें तो इसे 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट की बात करें तो इसे ISNT बोलते हैं, नॉर्मल टी सेक्शन है। सेकंड आपका HT सेक्शन है, इसे ISHT से रिप्रेजेंट करते हैं। IS जहाँ भी लिखा है वो इंडियन स्टैंडर्ड है, बाकी सारी चीज़ें आप जो है आगे समझ सकते हैं। H जो है मतलब HT है, ये फ्लेंज है। शॉर्ट टी को बोलते हैं ISSST, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड शॉर्ट टी सेक्शन। लाइट टी सेक्शन को बोलते हैं ISLT, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी सेक्शन। नेक्स्ट है आपका जूनियर टी डिजाइनेटेड बाय ISJT, जो इंडियन स्टैंडर्ड J फॉर द जूनियर एंड T फॉर टी सेक्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो है आपका रोल्ड स्टील बार सेक्शन। तो रोल्ड स्टील बार सेक्शन को बेसिकली 2 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट ISRO से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार्स, मीन्स वो जो आप देखते हैं माइल्ड स्टील की जो छड़ें होती हैं या स्टील स्ट्रक्चर की जो सर्कुलर शेप में होती हैं, इसे हम ISRO से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड राउंड है सेक्शन होता है। और नेक्स्ट जो है हमारा स्क्वायर बार डिजाइनेटेड इस तरीके से होता है, इसे ISSQ बोलते हैं। ये आपका कुछ इस प्रकार से डिजाइनेट होता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा, तो हमारा बेसिकली ये जो है 5 जो चैनल सेक्शन है इनको जो है इस प्रकार से सब क्लासीफाई किया गया है। ओके, जो आपके नेक्स्ट जो 6 या 7th और 8th की बात करें, हम रोल्ड स्टील प्लेट्स की बात करें, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रोल्ड स्टील प्लेट्स की बात कर लें या फिर रोल्ड स्टील सीट और स्ट्रिप्स और फ्लैट्स की बात करें तो इनको क्लासीफाई नहीं किया गया है। इन्हीं केवल जो आपके स्टील बार्स हैं और रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, इसको जो है फर्दर कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, जिसको हम अभी डिस्कस किए हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो जनरल कंसिडरेशन का नेक्स्ट टॉपिक था सिलेबस के अकॉर्डिंग रोल्ड स्टील सेक्शंस, तो वो भी हमारा कवर अप हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वेंशन की। तो बेसिकली जो कन्वेंशन फॉर मेंबर एक्सिस है, मीन्स आपकी जो एक्सिस होती है उसको जो है कहाँ किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, तो हम इसको सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है मेंबर एक्सिस को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। जैसे ये है हमारा एक बीम सेक्शन है, जो है आपका आई सेक्शन का बीम सेक्शन है, तो इसमें एक्सिस जैसे एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और इसका रूट जो है R1 हो गया, इस प्रकार ये R2 हो गया। तो ये जो है हमारी आपकी मेंबर एक्सिस होती है। तो ये हमारा पार्ट 1 है, और नेक्स्ट जो है आपको पार्ट 2 जो है आपको जल्दी देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग सारे लोड्स को डिस्कस करेंगे और जो है लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है और उसके डिज़ाइन कंसीडरेशन क्या है, लिमिट्स ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है जो नेक्स्ट पार्ट आए और साथ ही साथ आपको उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आपको जो भी सिलेबस है वो 1 हफ्ते में से 10 दिन में कवर हो जाएगा, बस आपका सहयोग चाहिए होगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।